हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल जीएस टच में। आज हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर दिसंबर 2012 पेपर 3 के क्वेश्चंस। हम ऑलरेडी पेपर 2 दिसंबर 2012 के 50 क्वेश्चंस 5 पार्ट्स में कवर कर चुके हैं और आज हम स्टार्ट करें पेपर 3 क्वेश्चन नंबर 1 से। ए डिमांड कर्व विच इज पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस शोज क्वांटिटी हैज द प्राइस इलास्टिसिटी इक्वल टू। प्राइस इलास्टिसिटी किसके इक्वल होगा? डिमांड कर्व में। तो डिमांड कर्व कैसा होता है, सबसे पहले ये देखते हैं। ये है डिमांड कर्व। इस साइड शो किया जाता है आपको प्राइस और इस साइड शो किया जाता है क्या आपको? क्वांटिटी। अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस है मींस वो हॉरिजॉन्टली है, तो ये क्या शो करता है? अगर प्राइस में स्लाइटली चेंज आया तो हमारी डिमांड क्या चली जाएगी? इन्फिनिटी। क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी हमारी? इन्फिनिटी हो जाएगी। तो प्राइस इलास्टिसिटी किसके इक्वल हो जाएगा? इन्फिनिटी के इक्वल। ऑप्शन बी इज करेक्ट। फॉर ए हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस इलास्टिसिटी क्या होगी हमारी? इन्फिनिटी होगी। मींस ए स्मॉल चेंज इन प्राइस create a infinity change in price elasticity. Question number 2. Although a monopolist can charge any price he likes. जो मोनोपोलिस्ट होता है मींस जो मोनोपोली में काम कर रहे हैं। मोनोपोली मींस जहाँ पे एक प्रोड्यूसर है और लार्ज नंबर ऑफ क्या है? बायर्स हैं। मोनोपोलिस्ट कोई भी चार्ज कर सकता है प्राइस, बट डज नॉट चार्ज अ हायर प्राइस देन हिज इक्विलिब्रियम प्राइस। लेकिन तब भी वो अपने इक्विलिब्रियम प्राइस से ज़्यादा प्राइस चार्ज नहीं कर पाता। ऐसा क्यों है? एक ही बंदा है सेल करने वाला, वो जितना चाहे उतना प्राइस ले सकता है पर वो नहीं कर पाता। क्यों? बिकॉज इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं पहले। फॉर अ मोनोपोली प्राइस नी नॉट इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। जो हमारा प्राइस है वो एमसी के इक्वल हो ये ज़रूरी नहीं है, जैसा कि किस में होता है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ऐसा ही होता है। प्राइस किसके इक्वल होता है? एवरेज रिवेन्यू या मार्जिनल रिवेन्यू के। और एमसी और एमआर क्या होते हैं? इक्वल होते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। लेकिन मोनोपोली में ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं है। मोनोपोली जो होते हैं वो कोई भी प्राइस चार्ज नहीं कर सकते, वो जो चाहते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट है, अगर वो विंडोज़ के बहुत ज़्यादा प्राइसेस चार्ज करने लग जाए तो कितने लोग मैक्सिमम बायर करेंगे? कम ही लोग बायर करेंगे। तो मोनोपोली का प्रॉफिट क्या होगा? वो कम हो जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट उनका कम हो जाएगा, ज़्यादा नहीं हो सकता। तो वो अपना हाई प्राइस करके टोटल रेवेन्यू नहीं गिरा सकते, बिकॉज हायर प्राइस मीन्स फॉल्स इन टोटल रेवेन्यू। ऑप्शन ए क्या है? करेक्ट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है हमें? Which of the following conditions specify the least cost output combination? Least cost से मतलब क्या है? Least cost मतलब factors of production जो है हमारे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सारी हमारी कॉस्ट है। और आउटपुट, इतने कॉस्ट को कंबाइन करके हमारा आउटपुट क्या निकलेगा वो क्या स्पेसिफाई करते हैं कि हमारी कॉस्ट कम से कम हो और हमारा आउटपुट ज़्यादा हो अगर हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन करते हैं। तो पहला ऑप्शन है कि लेबर और कैपिटल, एल मीन्स लेबर, के मीन्स कैपिटल, इनके प्राइस का रेशियो MRTS मीन्स मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन के इक्वल होना चाहिए। सब्सटीट्यूट जहाँ पे एक इनपुट दूसरे इनपुट के साथ सब्सटीट्यूट हो और आउटपुट पे भी इफेक्ट ना पड़े, ये होता है MRTS, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन। ऑप्शन बी क्या कहता है कि लेबर और कैपिटल का जो प्राइस का रेशियो है वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लेबर और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कैपिटल के प्रोपोर्शन के इक्वल होना चाहिए। सही है ये भी। तीसरा क्या कहता है? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कैपिटल की और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लेबर के प्रोपोर्शन लेबर और कैपिटल के प्रोपोर्शन के इक्वल होना चाहिए। तो ये सारे ही ऑप्शन सही हैं। ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि हम हमेशा ऐसा कॉम्बिनेशन ढूंढते हैं जहां पे हमारी कॉस्ट कम से कम लगे और आउटपुट क्या हो हमारा? ज्यादा से ज्यादा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? Which of the following is not relevant in case of Sweezy oligopoly model? Sweezy oligopoly model में क्या relevant नहीं है? ये भी ध्यान रखना कि नोट पूछा है। ठीक है। ए ऑप्शन कह रहा है ए प्राइस कट बाय फर्म इज फॉलोड बाय द प्राइस कट बाय राइवल फर्म्स। अगर एक फर्म ने प्राइस कम किए तो दूसरी फर्म भी, राइवल जो फर्म्स होंगी वो भी प्राइस कट करेंगी। बी ऑप्शन क्या कहता है? प्राइस हाइक इज नॉट फॉलोड बाय द राइवल फर्म्स। अगर किसी ने प्राइस बढ़ा ली है तो राइवल फर्म्स उनकी देखम देख ऐसा नहीं है कि प्राइस बढ़ा लेंगे। सी ऑप्शन क्या कहता है? फर्म्स डू नॉट रिएक्ट टू प्राइस चेंजेस मेड बाय वन फर्म।
अगर किसी एक ने किया है तो ऐसा नहीं है कि सारे उसके पीछे ही करेंगे, अगर कोई ग्रुप है 2-4 बंदे कर रहे हैं तो वो रिएक्ट करेंगे। और फोर्थ ऑप्शन क्या कहता है, फर्म्स रिएक्ट टू ऑल काइंड्स ऑफ प्राइस चेंज मेड बाय द अराइवल। हर तरीके, हर जो कुछ भी हो रहा होगा ना, जैसे भी प्राइस चेंज हो रहा होगा, चाहे हाइक हो रहा है चाहे कट हो रहा है, वो हमेशा ही रिएक्ट करेंगे, ऐसा होगा। तो देखते हैं चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। पहले एक्सप्लेनेशन देखते हैं। किंग डिमांड कर्व ओलिगोपोली का डेवलप करने वाले कौन थे, पॉल एम स्वीजी। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैचअप में भी आता है, जैसे कि पार्ट 5 में भी ये क्वेश्चन था कि किंग डिमांड कर्व ओलिगोपोली का किसने डेवलप किया था, तो वो थे पॉल एम स्वीजी 1939 में। इंस्टेड ऑफ लेइंग एम्फेसिस ऑन प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन, उन्होंने प्राइस और आउटपुट, ओलिगोपोली मार्केट क्या होती है, जहां पे फ्यू फर्म्स होंगे और लार्ज नंबर ऑफ क्या होंगे, बायर्स होंगे, वो मिलके डिसाइड करेंगे कि उनका प्राइस क्या होगा और वो कितना आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे एक साल में। साथ साथ ये तो करता ही है, साथ में ये मॉडल एक्सप्लेन करता है ओलिगोपोलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशंस का बिहेवियर, कि वो कैसे रिएक्ट करेंगे मार्केट में। This implies that an oligopolistic market is characterized by certain degree of price rigidity or stability, especially when there is change in price. अगर कहीं ना कहीं लगातार प्राइस चेंज हो रहा है तो एक सिचुएशन तो आएगी ना, एक पॉइंट तो आएगा जहां पे उनको अपने प्राइस रिजिड या स्टेबल करने पड़ेंगे। देखते हैं, इफ द ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीज द प्राइस, अगर ऑर्गेनाइजेशन प्राइस इंक्रीज करती है, द कंपिटिटर ऑर्गेनाइजेशन वुड ऑल्सो कट डाउन द प्राइस। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ने अपने प्राइस बढ़ा लिए तो दूसरा कट करेगा, नीचे लेके आएगा प्राइस को। क्यों लेके आएगा, ताकि सामने वाले की परचेजिंग कम हो, लोग कम खरीदे उससे और हमसे ज्यादा खरीदे। In such a case, organization that has raised its price would lose some part of its market share. Obviously वो कुछ ना कुछ तो वो lose करेंगे ही। क्यों, क्योंकि उन्होंने अपने प्राइस हाइक कर दिया और सामने सेम चीज कोई और अगर सस्ते में दे रहा है तो हम वो खरीदना पसंद करेंगे, है ना। To understand the King demand curve model, it is important to note the reaction of rivals organization. हमेशा King demand curve में हमें rival organizations का reactions के बारे में सोचना पड़ता है कि वो किस तरीके से अपने प्राइस चेंज कर रहे हैं और किस तरीके से ओलिगोपोलिस्टिक बाकी ऑर्गेनाइजेशंस कैसे चेंज करेगी। तो दो पॉसिबिलिटी बनती है, दो तरीके से वो रिएक्ट कर सकती हैं। कौन, राइवल ऑर्गेनाइजेशन, व्हेन देयर आर चेंजेस इन प्राइस, जब प्राइस में चेंज आता है तो, of a particular oligopolistic organization. The rival organization would either follow prices cut, या तो वो प्राइस कट को फॉलो करेंगे, बट नॉट प्राइस हाइक, लेकिन वो बढ़ाएंगे नहीं दूसरों को देखते हुए, वो कम ही रखेंगे ताकि उनकी ही ज्यादा सेल हो, सामने वाले की कम हो। और दे मे नॉट फॉलो चेंजेस इन प्राइस एट ऑल, या तो वो बिल्कुल ही नहीं करेंगे, है ना। तो क्या ऑप्शन सही है इसके हिसाब से, ऐसा तो नहीं है कि वो रिएक्ट ही नहीं करेंगे, रिएक्ट तो करेंगे ना, या तो बढ़ाएंगे या कम करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। सो कौन सा रेलिवेंट नहीं है, ऑप्शन डी, फर्म्स रिएक्ट टू ऑल काइंड ऑफ प्राइस चेंजेस मेड बाय द राइवल। हर तरीके से वो रिएक्ट करेंगे नहीं, कभी वो रिएक्ट करेंगे, कभी वो ऐसा भी देखेंगे कि सामने ने प्राइस हाइक कर दिया तो हम नहीं करते ताकि हमारी सेल ज्यादा हो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, Quasi rent is the reward to a factor of production which is, quasi rent क्या है, रिवार्ड है टू ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो कि क्या है, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है इकोनॉमिक रेंट इन द शॉर्ट रन बट ट्रांसफर अर्निंग इन द लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में इकोनॉमिक रेंट और लॉन्ग रन में क्या, ट्रांसफर अर्निंग। बी ऑप्शन है ट्रांसफर अर्निंग इन द शॉर्ट रन, और सी ऑप्शन है ट्रांसफर अर्निंग हमें मिलेगी बोथ शॉर्ट रन में लॉन्ग रन में। डी ऑप्शन है इकोनॉमिक रेंट बोथ इन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रांसफर अर्निंग और इकोनॉमिक रेंट है क्या। तो ट्रांसफर अर्निंग क्या है, ट्रांसफर अर्निंग को वन वर्ड में इसका मतलब है मिनिमम, मिनिमम इनकम जो भी एक वर्कर जिसको चाहिए इन ऑर्डर टू सप्लाई देयर लेबर। अगर आपको उससे काम करवाना है ना तो आपको उसको मिनिमम इतने रुपए देने ही होंगे, वो क्या कहलाई जाती है, ट्रांसफर अर्निंग। और इकोनॉमिक रेंट क्या कहलाया जाता है, इकोनॉमिक रेंट इज द एक्स्ट्रा इनकम, ये होती है एक्स्ट्रा इनकम अ वर्कर रिसीव अबव द मिनिमम लेवल दे नीड इन ऑर्डर टू वर्क। मीन्स ट्रांसफर अर्निंग तो है उसकी मिनिमम, और उससे ज्यादा जो भी एक्स्ट्रा इनकम होगी वो क्या कहलाई जाएगी, इकोनॉमिक रेंट। अब देखते हैं क्वाजी रेंट क्या होता है। The concept of quasi rent was given by Alfred Marshall। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि क्वाजी रेंट का कंसेप्ट किसने दिया था, तो दिया था एल्फ्रेड मार्शल ने। उन्होंने डिफाइन किया था क्वाजी रेंट को एज ए सरप्लस अर्निंग,
मीन्स क्वाजी रेंट जो होगी वो क्या होगी, हमारी सरप्लस अर्निंग होगी जो जनरेट किया जाएगा बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एक्सेप्ट लैंड। उसमें लैंड नहीं होगा, लैंड हमारा फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। द अर्निंग फ्रॉम मशीन्स एंड इंस्ट्रूमेंट, जो मशीन्स और इंस्ट्रूमेंट से जो भी अर्निंग होंगी वो कहलाई जाएगी क्वाजी रेंट। मीन्स आप एक बात बताओ, अगर आपने लैंड लिया किसी भी चीज की प्रोडक्शन के लिए तो वो तो हमारा फिक्स्ड है, वो तो हमने वैसा खर्च कर ही दिया ना। एक्स्ट्रा इनकम तो हम मशीन्स और लेबर्स की वजह से ले रहे हैं, जो भी हम मशीन्स इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं उनकी वजह से ले रहे हैं। तो द क्वाजी रेंट रेफर टू द इनकम प्रोड्यूस्ड व्हेन द डिमांड फॉर प्रोडक्ट इंक्रीज सडनली, जब अचानक से हमारे प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज होती है तो वो ही क्वाजी रेंट की इनकम होती है। तो क्वाजी रेंट क्या है, क्वाजी रेंट हमारा इकोनॉमिक रेंट हमें देता है शॉर्ट रन में, मींस एक्स्ट्रा इनकम, और ट्रांसफर अर्निंग हमें देता है लॉन्ग रन में, मींस मिनिमम हमें इतना तो चाहिए ही ना सर्वाइव करने के लिए। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वाजी रेंट इज द रिवार्ड फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच इज इकोनॉमिक रेंट इन शॉर्ट रन बट ट्रांसफर अर्निंग इन लॉन्ग रन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू लोनेबल फंड्स, लोनेबल फंड्स की थ्योरी के अकॉर्डिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ए फंक्शन ऑफ, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो किसका फंक्शन है। ऑप्शन ए दे रखा है हमें इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन बी दे रखा है हमें डिजायर टू होल्ड मनी, ऑप्शन सी दे रखा है हमें क्वांटिटी ऑफ मनी, और ऑप्शन डी दे रखा है हमें ऑल ऑफ द अबव। एक्सप्लेनेशन सुनते हैं सबसे पहले। लोनेबल फंड्स क्या होता है, इट इज अ डॉक्ट्राइन, इट इज अ थ्योरी ऑफ द मार्केट इंटरेस्ट रेट। ये पूरी थ्योरी किसके ऊपर बेस्ड है, मार्केट इंटरेस्ट रेट पे। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग द इंटरेस्ट रेट इज डिटरमाइंड बाय द डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स। ये पूरी थ्योरी किसके ऊपर बेस्ड है, डिमांड और सप्लाई के ऊपर बेस्ड है। द टर्म लोनेबल फंड्स इंक्लूड ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रेडिट सच एज लोन्स, बॉन्ड्स, सेविंग डिपॉजिट। मीन्स उसमें हर तरीके की चीजें इंक्लूड हैं। मीन्स हमारे पास इन्वेस्टमेंट भी इंक्लूड है कि हम जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी हमारा इंक्लूड है। डिजायर टू होल्ड मनी, हम कितना मनी होल्ड करके रख सकते हैं, इकट्ठा करके रख सकते हैं, स्टॉक में रख सकते हैं। और सी हमारे पास कितनी क्वांटिटी है मनी की। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। लोनेबल फंड थ्योरी, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अ फंक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट हमें किसका मिलेगा, किसका फंक्शन है ये, हम कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारे पास कितना पैसा है, सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। While analyzing the marginal productivity theory of distribution, Clark gave more emphasis on, जेबी क्लार्क जो थे उन्होंने मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में किसके ऊपर सबसे ज्यादा एम्फेसिस जोर दिया था। तो देखते हैं जेबी क्लार्क के बारे में। सबसे पहले जेबी क्लार्क कौन है, एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने थ्योरी डेवलप की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्वेश्चन भी मैचअप में, एजर्शंस, रीजंस में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए एक्सप्लेनेशन पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो जेबी क्लार्क थे, वो अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने डेवलप की थी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वो क्या कहते हैं, एवरी और एंटरप्रेन्योर will try to utilize his fixed amount of capital so as to maximize his profit। जितने भी रेशनल एम्प्लॉयर होते हैं, एम्प्लॉयर कौन होते हैं, मालिक ही होते हैं वो भी, जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, या फिर एंटरप्रेनर, वो क्या करते हैं, अपनी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैपिटल को यूटिलाइज करना चाहते हैं ताकि उन्हें क्या मिले, मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। वो प्रॉफिट को क्या करना चाहते हैं, मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। और इसके लिए वो क्या करते हैं, they will hire as many laborers as can be profitably put to work with a given amount of capital। मीन्स वो अपनी कैपिटल को इस तरीके से लगवाएं कि उनको जितने लेबर की जरूरत है वो लोग हायर करें और उनसे जितना प्रॉफिट कमाना चाहें वो कमाएं। For an individual firm or industry, marginal productivity of labor will decline as more and more workers are added to the fixed quantity of capital। उनकी marginal productivity decline होगी। मीन्स अगर आप मान लो एक लैंड है, एक एरिया है जिसपे आपने 50 एम्प्लॉयज रख रखे हैं, 50 लेबर रख रखे हैं, 50 लेबर आपने रख ली है और वो 20,000 यूनिट की प्रोडक्शन कर रहे हैं। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वो बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी दे रहे हैं, उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी भी अच्छी है। लेकिन अगर आप और लेबर रखोगे, मान लो आपने 60,000 रख दिए, तो रेस्ट जो आइडियल 10,000 है वो कुछ भी प्रोडक्शन नहीं करेंगे। वो 60,000 भी वही 20,000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे और वो 50,000 वो भी 20,000 यूनिट ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या हो जाती है लेबर की, कम हो जाती है अगर हम ज्यादा कैपिटल पे लोगों को लगाएंगे।
तो जे.बी. क्लार्क थे, उन्होंने कंप्लीटली बात की थी डिमांड फॉर लेबर के बारे में कि एक लेबर की कितनी डिमांड होती है। 7th क्वेश्चन हमने कर लिया। अब हम चलते हैं 8th क्वेश्चन पे। अ जनरल इक्विलिब्रियम इज डिफाइंड एज ए स्टेट इन विच all economic units maximize their respective objective functions, all prices are simultaneously in equilibrium, and all markets are cleared. The statement is, ये statement क्या है? Correct है, not correct है, perfectly correct है, या none of the above है? सब हम पूरे इसकी explanation पहले ध्यान से सुनते हैं। सबसे पहले journal equilibrium क्या होता है? Journal equilibrium is defined as a state in which all markets and decision making units are in simultaneous equilibrium. वो equilibrium में होगी, और वो कैसे? It exists if each market is clear at a positive price. वो पॉजिटिव प्राइस पे होगी। पॉजिटिव प्राइस का मतलब कि जहां पे कंज्यूमर जो है उसको भी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही है, और जो अगर एक फर्म है वो कुछ काम कर रही है तो उसको भी मैक्सिमम क्या मिल रहा है? प्रॉफिट मिल रहा है। तो एक जनरल इक्विलिब्रियम स्टेट ऐसी स्टेट होती है जहां पे कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों को ही क्या हो रहा है? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? कंप्लीटली करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। अकॉर्डिंग टू मुंडल, इन एन ऑप्टिमम करेंसी एरिया द अचीवमेंट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल बैलेंस इज पॉसिबल थ्रू। इंटरनल बैलेंस और एक्सटर्नल बैलेंस कैसे पॉसिबल होगा एक ऑप्टिमम करेंसी एरिया में मुंडल के अकॉर्डिंग? एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मुंडल क्या पॉइंट करते हैं? दैट देयर वुड बी एन ऑटोमेटिक अचीवमेंट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल equilibria in the countries of a currency area without either the policy of flexible exchange rate or the government intervention through the monetary and fiscal policies. अब हर एरिया में, हर कंट्री में क्या करती है? गवर्नमेंट जो है वो अपना इंटरवीन करती है हर चीज में, और वो क्या लगाती है? बैंक पे मॉनेटरी रेट लगाती है, फिजिकल पॉलिसीज टैक्सेस के लिए लगाती है, वो क्या करती है? कंट्रोल करती है एक इकोनॉमी को। लेकिन उसके साथ साथ क्या है? ये मुंडल कहते हैं कि कोई जरूरत नहीं है इन चीजों की अगर हमारे पास लेबर और कैपिटल की क्या है? फ्री मोबिलिटी है। मींस वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, तो हम आसानी से अचीव कर सकते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल बैलेंस। मींस हमें मॉनेटरी पॉलिसीज, फिजिकल पॉलिसीज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये पॉसिबल हो सकता है थ्रू दी मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स। ऑप्शन डी क्या है? करेक्ट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। An agreement between two countries to maintain a free trade area, a common external tariff, free mobility of capital and labor, and degree of unification in government policies and monetary policies is called. ये जो एग्रीमेंट होता है दो देशों के बीच में कि हम फ्री ट्रेड करेंगे, फ्री मोबिलिटी होगी कैपिटल और लेबर की, हम यूनिफाई रहेंगे, इकट्ठे रहेंगे, गवर्नमेंट पॉलिसीज मिलके बनाएंगे, और मॉनेटरी पॉलिसीज, इन सबको क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड। एक्सप्लेनेशन देखते हैं सबसे पहले। द एग्रीमेंट फॉर फ्री ट्रेड एरिया विद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। MOU साइन होता है, एक एग्रीमेंट साइन होता है, उसको क्या बोलते हैं? MOU बोलते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ओवर द मोबिलिटी ऑफ लेबर कैपिटल विद द यूनिफिकेशन अप टू ए सर्टेन लेवल ऑफ डिग्री विद पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट एंड मॉनेटरी पॉलिसी। इसको क्या कहते हैं हम? इकोनॉमिक यूनियन कहते हैं उस एग्रीमेंट को, उस MOU को। अब ऐसा नहीं है कि आपका क्वेश्चन में इकोनॉमिक यूनियन ही ऑप्शन आएगा, MOU भी आ सकता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी आ सकता है। तो ये दोनों ही ऑप्शंस क्या होंगे? सही होंगे। हम एक बार इसको और एक्सप्लेन कर देते हैं। अ यूनियन ऑफ इकोनॉमी इज द ट्रेड area which constitute the common marketplace with custom unions with the free trade area with the merchandise of common market where the external tariff for the free mobility of labor for the capital. यही बात है कि हमारी कैपिटल फ्रीली मूव करेगी, हमारे लेबर फ्रीली मूव करेंगे, हम आसानी से ट्रेड कर पाएंगे, और इसको हम क्या कहेंगे? इकोनॉमिक यूनियन कहेंगे। ये था लास्ट क्वेश्चन इसका। होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर आपको PDF चाहिए देन प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।